चलिए भाई, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, कोई टेंशन नहीं है। तो हाइड्रोजन की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ रखी जाए। तो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, लेकिन उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है अभी तक भी। हाँ, और इसे नोटोरियस एलिमेंट कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं आवारा तत्व, क्योंकि कभी इसे एल्कली मेटल के साथ रखा जाता है, कभी इसे हेलोजन के साथ भी रखा जाता है। तो ये कहीं भी रखा जा सकता है। जनरली पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं एल्कली मेटल के साथ रखा है, लेकिन एल्कली मेटल के अंदर इसको लिखते नहीं है, रखते हैं लेकिन लिखते नहीं है। प्रॉपर्टी लिखते समय ऐसे नहीं लिखते कि एल्कली मेटल है, या हेलोजन के साथ लिखते समय नहीं लिखते कि हेलोजन है। वरना तो हम कहते हैं ना कि ग्रुप में सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट रखे गए हैं, तो इसको लिखते नहीं है ऐसे। क्लियर? तो हाइड्रोजन का कोई प्लेस फिक्स नहीं है। अब क्यों नहीं है वो हमें समझना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो जो भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स रखे गए हैं वो एलिमेंट रखे गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी एलिमेंट रखे गए हैं वो किसके बेसिस पे रखे गए हैं? बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। अगर हम 1s1 के हिसाब से देखें तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर आ रहा है अल्कली मेटल्स के साथ। तो इसका ये मतलब निकलता है कि अल्कली मेटल्स की सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इसे अल्कली मेटल में रखना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हेलोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP5। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें तो हेलोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके NH2NP6 ले सकता है, और हाइड्रोजन का भी अगर 1s1 है, एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो 1s2 हीलियम के जैसे आ सकता है। तो यहां भी प्रॉपर्टी आ रही है कि कॉन्फ़िगरेशन, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नोबल गैस लेते हैं, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या ले सकता है? हीलियम नोबल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन। तो यानी कि यहां पर भी प्रॉपर्टी आ रही है इसकी, आया ना? तो अगर यहां भी प्रॉपर्टी आ रही है तो इसका मतलब क्या निकला कि ये हेलोजन की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो यानी कि अगर इसको देखें तो इस हिसाब से हमें कहां रखना चाहिए? अल्कली मेटल में। इसके हिसाब से कहां रखना चाहिए? इसे हेलोजेंस में रखना चाहिए। सिंपल है कि नहीं है? तो यहां पर जो बात आ रही है वो बात यही आ रही है कि इसे रखा कहां जाए। अब रखे कहां, तो उसकी बात समझते हैं। तो देखो, यहां पर हमें ये समझ में आ गया कि यार ये हेलोजन की तरह भी है और ये अल्कली मेटल की तरह भी है। अब अल्कली मेटल की तरह है तो वो क्यों है? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। तो अल्कली मेटल का कॉन्फ़िगरेशन भी NS1 होता है। तो अब ये NS1 है, तो अल्कली मेटल की तरह बिहेव कर रहा है। तो अल्कली मेटल की तरह बिहेव कैसे कैसे करता है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, जैसे वो करते हैं, जैसे सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, 1s2 2s2 2p6 और 3s1 अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो Na+ आएगा। हाइड्रोजन भी अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या आएगा? H+ आएगा। तो यानी कि ये Na+ बना सकता है, ये H+ बना सकता है। ठीक है, इसी तरह से वो लाइक अल्कली मेटल्स वो हैलाइड भी बनाता है, ऑक्साइड्स भी बना लेता है और सल्फाइड भी बनाता है। तो लाइक अल्कली मेटल्स ये क्या बनाता है? हैलाइड भी बनाता है, ऑक्साइड भी बनाता है और सल्फाइड भी बना लेता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हेलोजन की बात करें तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसकी तरह बिहेव कर लेता है? बोलो, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट कर सकता है जैसे बाकी करते हैं। तो ये हेलोजन की तरह भी प्रॉपर्टी शो करता है। तो अल्कली मेटल की तरह प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अल्कली की तरह ही करेगा या हेलोजन की तरह ही करेगा, कुछ डिफर भी करता है प्रॉपर्टीज। जैसे अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी, तो अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल की तो कम होती है लेकिन हाइड्रोजन की ज्यादा होती है। इनफैक्ट अगर आयनाइजेशन एनर्जी के रेस्पेक्ट में बात करूं तो आयनाइजेशन एनर्जी के रेस्पेक्ट में ये ज्यादा सिमिलरिटी शो करता है हेलोजेंस के साथ, क्योंकि अगर आप देखें लिथियम यानी अल्कली मेटल की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो है लिथियम की 520 किलो जूल पर मोल, है ना। अगर मैं हेलोजन के अंदर फ्लोरीन की देखूं तो 1680 किलो जूल पर मोल है, 1680 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और अगर मैं यहीं पर किसकी बात कर रहा हूं? हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की जो है वो आपके पास है 1312 मतलब 1312
किलो जूल पर मोल। तो अगर हम एल्कली मेटल की प्रॉपर्टी की बात कर रहे होते तो 520 से कम आनी चाहिए थी, क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर है। 520 से कम आनी चाहिए थी दोस्तों, 520 से कम आनी चाहिए थी। इसका मतलब समझते हो आप कि वो एल्कली मेटल होना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो आप देखो कितनी ज्यादा आ गई। अगर हाइड्रोजन की 13-12 किलो जूल पर मोल एनर्जी आ रही है, इसका मतलब ये तो हेलोजन की तरह बिहेव कर रहा है। तो यानी कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो ये सिमिलरिटी शो करता है किसकी तरह, हेलोजन की तरह। ठीक है, तो यहां पर आपको ये समझ में आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, कि अगर हाइड्रोजन की बात करें तो एक मन में बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इसे रखा कहां जाए। तो जब हाइड्रोजन में H+ बनाया जाता है तो इस H+ का जो साइज होता है वो करीब होता है 1.6 × 10⁻³ पिकोमीटर, जो किसी भी नॉर्मल एटम या आयन के साइज से बहुत छोटा है। नॉर्मल एटम का एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई अप्रोक्सीमेट 52, ठीक है, 50 पिकोमीटर की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं, 50 पिकोमीटर से करीब 200 पिकोमीटर के आसपास होता है। यानी कि 50 पिकोमीटर से 200 पिकोमीटर तक आपका साइज चला जाता है किसी भी एटम का। अगर हम नॉर्मल एटम की बात कर रहे हैं तो वो किसके साथ, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। अब देखिए, अगर मैं H+ की बात कर रहा हूं तो मैंने कहा यार इसके साइज जो होगा वो बहुत छोटा होगा। अब देखो, अगर मैं H+ की बात कर रहा हूं तो उसका साइज बहुत छोटा है, 1.5 × 10⁻³ पिकोमीटर। तो इतना छोटा साइज होगा, इस वजह से ये किसी भी एटम के साथ या फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता, मतलब किसी भी एटम के साथ या किसी भी मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड फॉर्म में ही पाया जाएगा। यानी कि H+ आयन डज नॉट एग्जिस्ट फ्री इन नेचर, ये हमेशा एसोसिएटेड फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं हाइड्रोजन की एक खास बात बोलूं तो आप हाइड्रोजन के अंदर देख रहे थे कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा थी। अब मुझे बताओ यार कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो आप सोच सकते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। अगर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रहा है तो इसका मतलब क्या निकलता है, ये मेटेलिक नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था मेटेलिक वो होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो इसका मतलब ये मेटेलिक नहीं होगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर ये शो नहीं करता है। तो एक स्टेटमेंट आपसे पूछता है ट्रू या फॉल्स, और वो ट्रू और फॉल्स क्या होगा कि हाइड्रोजन हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी सो इट डज नॉट पोसेस मेटेलिक कैरेक्टर इन नॉर्मल कंडीशन या अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो स्टेटमेंट ये ट्रू होगा, बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है। क्लियर। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन पूछता है कि हेलोजन के साथ ये सिमिलरिटी शो कर रहा है। तो हेलोजन के साथ जो सिमिलरिटी शो कर रहा है उसमें एक सवाल आता है कि क्या ये मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है हेलोजन की तरह। तो हाँ बनाता है, H2 जैसे F2Cl2 Br2 I2 बनाते हैं वैसे ये बना रहा है। तो यहाँ पर आपका सिमिलरिटी पूछ रहा है कि हेलोजन की तरह सिमिलरिटी बताओ। तो पहला सिमिलरिटी आएगा कि ये फॉर्म करता है डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक हेलोजन्स। दूसरा, ये हाइड्राइड बनाता है एलिमेंट्स के साथ मिलकर के। ठीक है। तीसरा, ये लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है जैसे हेलोजन्स बनाती हैं। ठीक है। और एक खास बात, बट हाउएवर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी इट इज लो एज कंपेयर टू हेलोजन। यानी अगर हम रिएक्टिविटी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो इसकी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कम होगी एज कंपेयर टू हेलोजन। ठीक है। चलिए भाई, अब बात करते हैं हम अकरेंस की, यानी कि हाइड्रोजन का अकरेंस कैसा होगा। तो यहां पर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो हाइड्रोजन है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन द यूनिवर्स। जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्स की बात कर रहे हैं हम। यूनिवर्स में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो सवाल आता है कि हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो ये स्टेटमेंट सही है। हमने जो पढ़ा है वो अर्थ क्रस्ट में बात करी थी। अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला तो ऑक्सीजन था, फिर सिलिकॉन था, फिर एल्यूमिनियम था, फिर आपके कौन था, याद करो, आयरन। तो अर्थ क्रस्ट अलग है और यूनिवर्स अलग है। और एक खास बात इंपॉर्टेंट, वो कभी कभी हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स ये भी बोल सकता है, और ये भी बोल सकता है कि डाई हाइड्रोजन, ठीक है, इज द एलिमेंट, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। दोनों आपको सही मानने, गलत मत मानना इसको, वो कहने में एक ही आता है। कई बार क्या होता है, स्टेटमेंट को आप बहुत ज़्यादा डीप में सोचते हो कि H2 लिखा है, डाई हाइड्रोजन तो मॉलिक्यूल होता है, इट्स नॉट एन एलिमेंट। तो यहाँ ऐसा नहीं जाना है, क्योंकि ये टॉपिक वैसे भी मेंस के अंदर है, तो मेंस में ये सब चलता है। ठीक है। तो प्लीज़ इतने डिटेल में मत दिमाग लगाना। ठीक है। तो 70% ऑफ टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स पाया जाता है, और प्रिंसिपल एलिमेंट होता है सोलर एटमॉस्फेयर का। जी हाँ दोस्तों,
यानी पूरे यूनिवर्स में जो सोलर एटमॉस्फेयर है उसका प्रिंसिपल एलिमेंट ही हाइड्रोजन है। तीसरी बात कि जैसे जाइंट प्लैनेट्स होते हैं लाइक जुपिटर और सैटर्न, उनके अंदर मोस्टली जो पार्ट है कंसिस्टिंग एलिमेंट अगर है कोई मोस्टली तो वो है हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, बट लाइटर होने की वजह से ये अर्थ क्रस्ट में कम पाया जाता है और 0.15% ही मिलता है सिर्फ। ये कितना 0.15% है अर्थ क्रस्ट में। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कंबाइंड फॉर्म की तो कंबाइंड फॉर्म में ये आपके बहुत ज़्यादा पाया जाता है, 15.4% कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, और वो भी अर्थ क्रस्ट में और ओशियंस के अंदर। ठीक है, लाइक जैसे वाटर की फॉर्म में बहुत सारा मिल रहा है ये। ठीक है, लाइक प्लांट्स के अंदर बहुत सारा मिलेगा, एनिमल टिश्यूज के अंदर मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट में मिलेगा, प्रोटीन में मिलेगा, और हाइड्राइड की फॉर्म में मिलेगा लाइक हाइड्रोकार्बन्स जैसे ऑर्गेनिक में होते हैं। तो ये इन सब की फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादा पाया जाएगा 15.4%। अब एक बहुत अच्छा सवाल बनता है यहाँ, पता है क्या? और वो बहुत अच्छा सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे कंपाउंड किसके पाए जाते हैं तो आंसर है हाइड्रोजन के। आप सोचते हैं कार्बन के, लेकिन कार्बन के नहीं है। उसका रीज़न सोचो क्यों? क्योंकि दोस्तों कार्बन का तो हाइड्रोकार्बन है ही ना, यानी हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ बैठा ही रहेगा, जहाँ जहाँ कार्बन होगा वहाँ हाइड्रोजन आके बैठ जाएगा। और हाइड्रोजन अपने भी खूब सारे बना रहा है कंपाउंड, और पानी है, पानी के अलावा भी दुनिया भर के कंपाउंड है। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा कंपाउंड मिलेंगे वो किस एलिमेंट मिलेंगे? हाइड्रोजन के। ठीक, इसके बाद आती है बात आइसोटॉप्स। अब आइसोटॉप्स की बात करें तो इसके 3 आइसोटॉप होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा 1, इसमें कितना आएगा 1, इसमें कितना आएगा 1। प्रोटॉन की बात करो तो 1 1 1, न्यूट्रॉन की बात करो तो 0 1 और 2। ठीक है, एक खास बात, इनको ऐसे लिखा जाता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसको बोला जाता है हैवी हाइड्रोजन। डी का मतलब क्या होता है? हैवी हाइड्रोजन। इसीलिए D2O जब बनता है तो उसको बोलते हैं हैवी वाटर। क्या बोलते हैं उसको? हैवी वाटर। तो D2O समझ में आ गया, ठीक, डी भी समझ में आ गया। अब इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा वेरिएशन किसका पाया जा रहा है? न्यूट्रॉन का। मास का चेंजेस आएगा तो मास सबसे ज़्यादा इसी का पाया जाएगा। एक खास बात, ये रेडियो एक्टिव होता है। जी हाँ दोस्तों, कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। तो ये आइसोटोप आपका क्या होगा? रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और ये आपका क्या हो गया? न्यूट्रॉन। इसमें 0 पाए जाएंगे, इसमें 1 पाया जाएगा, इसमें 2 पाए जाएंगे। यानी कि मास अगर पूछा जाए तो ट्रिटियम का सबसे ज़्यादा होगा, और अगर मास अगर प्रोटियम और इसमें पूछा जाए तो अच्छा, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो ये पाया जाता है। कौन पाया जाता है? प्रोटियम सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कौन पाया जाएगा? प्रोटियम। ठीक है, सेकंड नंबर पे पाया जाता है ड्यूटेरियम और थर्ड नंबर पे पाया जाता है ट्रिटियम। ठीक, अब हम बात कर रहे थे किसकी? तो ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम था। अब यहाँ एक खास बात थी, पता है क्या? 1934 में, जी हाँ दोस्तों, 1934 में आपके हैरोल्ड सी यूरे गॉट नोबेल प्राइज फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटॉप ऑफ मास नंबर 2 बाय फिजिकल मेथड। यानी कि इन्हें नोबेल प्राइज मिला था मास नंबर 2 वाले आइसोटॉप को फिजिकल मेथड से सेपरेट करने के लिए। ठीक है, अब हम जब ड्यूटेरियम की बात करते हैं तो वो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो टेरिटोरियल है उसमें वो HD की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, HD। अगर ट्रिटियम की बात करें तो ट्रिटियम जो होगा वो ट्रिटियम का जो कंसंट्रेशन है अगर हम बात करें तो वो पाया जाता है आपका करीब करीब, हाँ, तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन की तो हम पाया जा रहा है कि ट्रिटियम कंसंट्रेशन इज अबाउट 1 एटम पर, याद बोल रहा हूँ दोबारा सुनना, 1 एटम पर 10⁻18 एटम्स ऑफ प्रोटियम। ठीक है, और ये जो ट्रिटियम होता है यही रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और ये इमिट करता है लो एनर्जी वाले बीटा माइनस पार्टिकल को। जी हाँ दोस्तों, ये याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चंस क्या मेंस में आते हैं। लो एनर्जी वाले बीटा माइनस पार्टिकल्स को इमिट करता है और ये रेडियो एक्टिव होता है। इसका हाफ लाइफ 12.33 ईयर्स होता है। इसका हाफ लाइफ कितना है? 12.33 ईयर्स। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं
ये आपका हाइड्रोजन यानी कि प्रोटियम, ये आपका ड्यूटेरियम यानी कि ये, और ये आपका ट्रिटियम यानी कि ये, ठीक है। अगर मैं रिलेटिव एविडेंस की बात करूं तो रिलेटिव एविडेंस की बात करते हैं तो रिलेटिव एविडेंस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कौन, ये प्रोटियम, ये पाया जाता है 99.985। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। और ये पाया जाता है आपका 0.0156 और ये पाया जाता है 10⁻⁻15, ठीक है, इतना पाया जाता है। अब सोचो आप, सबसे ज़्यादा ये पाया जा रहा है तो मेजर प्रोटियम ही होता है। इसके बाद अगर हम मास की बात करें तो इसका जो मास होगा वो पाया जाएगा 1.008, कितना पाया जाएगा 1.008, क्लियर। और ये जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा आपका 2.14 और ये पाया जाएगा आपका 3.016। अब इनको याद नहीं करना है, आप टेंशन मत लेना, ये डेटा वेटा याद नहीं करने हैं। डेटा की जगह आपको ऐसे याद करना है यहाँ पे कि यार सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है, फिर ये, और सबसे कम वो, फिर आपके ये मास सबसे ज़्यादा इसका ये होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, ऐसे आपको याद करना है, डेटा याद नहीं करने हैं। जैसे मैं अब आपको बताऊँ, मान लो मेल्टिंग पॉइंट पूछा तो मेल्टिंग पॉइंट इन तीनों में इसका ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों में इसका ज़्यादा होता है, क्योंकि मास ज़्यादा है। वान डर वाल फोर्स में बताया था मैंने, याद करो। तो मैंने कहा था जब आइसोटॉप्स आते हैं तो आइसोटॉप्स में मास से देखा जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट मास से देखे भी थे और मैंने लिखवाया भी था H2D2T2, याद आ रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट समझ में आ रहा है। अच्छा, ये एटम के नहीं होते, मॉलिक्यूल के होते हैं, ये ध्यान रखना। मतलब इस तरह से प्रॉपर्टी को समझने की आपको खुद ही कोशिश करनी है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया। डेंसिटी की बात करें तो भी यही आएगा, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं किसकी, हीट ऑफ या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो देखो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है वो इसकी ज़्यादा होगी, यहाँ पर कुछ नहीं होगा क्योंकि ये आपका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इसका सॉलिड पाया भी नहीं जाएगा ज़्यादा, तो इसकी केमिकल रिएक्शन आएगी भी नहीं, ठीक है। तो इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर मैं बात करूँ किसकी, ठीक है, इसकी और इसकी, तो ये पाई जाएगी, इसमें खाली छोड़ दिया। इसी तरह से एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के साथ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी किसकी ज़्यादा होगी, ड्यूटेरियम की, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी किसकी ज़्यादा बोलनी है, ड्यूटेरियम की। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात करें तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस किसकी बोलेंगे हम ज़्यादा, बताओ। तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी आपकी D2 की ज़्यादा होगी क्योंकि मास ज़्यादा है, हाँ या ना। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी किसकी ज़्यादा होगी, बोलो। अब तो सिंबल ही लिख देता हूँ मैं, हाँ। तो मैं कह रहा था हीट ऑफ, पहले तो फ्यूजन की बात कर रहे थे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन तो किसकी ज़्यादा थी, ड्यूटेरियम की। फिर हमने बोला कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बाद एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन किसकी ज़्यादा होगी, इसकी। अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन की बात करूं तो बॉन्ड डिसोसिएशन जो है वो ज़्यादा किसका होगा, वो भी इसी का होगा क्योंकि मास ज़्यादा है। इसका तो कंपेयर ही नहीं करेंगे, इसका ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मास ज़्यादा है। मास ज़्यादा होगा तो मैंने कहा था बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनते हैं, तो D2 आएगा, ठीक है। अब बात आती है किसकी, इसकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होती है वो दोनों की बराबर है, 74.14 74.14, यानी दोनों की बराबर ही आएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब छोटी छोटी बातें हैं, जैसे प्रोटियम का आयनाइजेशन एनर्जी पूछे अगर आपसे, तो अभी बताया था मैंने, वो आया था 13-12 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पूछूं, ये प्रोटियम है, इसका आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो प्रोटियम का आयनाइजेशन एनर्जी कितना होता है, 13-12 किलो जूल पर मोल, ठीक है। प्रोटियम मतलब 1H1। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की बात करता हूं तो इसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है -73। अगर मैं इसकी कोवेलेंट रेडियाई की बात करता हूं तो इसकी कोवेलेंट रेडियाई 37, और अगर मैं इसकी आयनिक रेडियाई की बात करता हूं, आयनिक रेडिया मतलब H-, तो इसकी होती है 208। ये सब हमने पढ़ा है,
ठीक है। तो यहाँ पर आपकी इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने जस्ट बताई, इसलिए आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन होती है। जेई मेंस में इस तरह के सवाल आ जाते हैं तो आपकी क्या इन्फॉर्मेशन होगी, आप जनरली पढ़ते नहीं। अगर मैं आपसे कहता कि पढ़ लेना तो आप आज पढ़ रहे हैं ना कल पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने लिख दिया ताकि कम से कम एक बार दिमाग में तो जाए। वीडियो सुनने में तो आसान है, बैठे बैठे चलो दोबारा सुन लिया, तो इसलिए याद हो जाएंगी ये बातें। डेटा याद नहीं करना है, फिर से बोल रहा हूँ, बट एक बार पढ़ना जरूर है, ठीक। अब बात आती है डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन्स। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अब, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। तो पहला है बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम बात कर रहे हैं तो बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है एक H+, एक H- और एक H। H+ का नाम होता है प्रोटियम, इसका नाम वही हाइड्राइड आयन, और इसका नाम होता है एटॉमिक हाइड्रोजन। अगर हम चार्ज की बात करें तो इस पर +1 चार्ज है, इस पर -1 चार्ज है, इस पर 0 चार्ज है, ठीक है। इसमें से अभी मैंने बताया था कि H+ फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी तरह पानी में भी H+ जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। नोट करके हम लिखेंगे कि जो पानी होगा उसमें H+ जो होगा वो H2O होल N में पाया जाएगा। यहाँ N की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मैं N की वैल्यू 1 लेता हूँ तो आप देखोगे कि H3O+ बन रहा है, ये हाइड्रोनियम आयन। जी हाँ दोस्तों, वही जो H+ आप पढ़ते हो उसको अपन क्या कहते हैं, पानी में H+ नहीं बोलते हैं, बल्कि उस H+ को पानी में हाइड्रोनियम आयन के नाम से जाना जाता है। तो वह हाइड्रोनियम आयन है। क्या है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। कई बच्चों को एक प्रॉब्लम आती है कि सर हम ना, आप बोल रहे हो उसके नोट्स कैसे बनाएं, ये अभी बहुत बड़ा डाउट आएगा वापस से। तो भाई नोट्स बनाने का सिंपल तरीका है, एनसीईआरटी खोलेंगे, एनसीईआरटी खोलने के बाद वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, एक एक लाइन एनसीईआरटी की आपको एज इट इज मिलती जाएगी और वही थ्योरी है आपकी। क्लियर है। तो इसकी कोई हैंड रिटन नोट्स नहीं होते, इसकी कोई थ्योरी नहीं होती, इसका कुछ नहीं लिखाया जाता है, बिकॉज जेई मेंस में डायरेक्ट एनसीईआरटी के स्टेटमेंट ही पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट डायरेक्ट आएंगे, इसलिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन डायरेक्ट बताई जा रही है, ठीक है। चलिए भाई, अब आगे की बात करते हैं अपन। तो बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद जो दूसरा क्लासिफिकेशन आएगा वो आएगा बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी। बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी में आपके जो है वो सबसे पहले हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन की बात करें तो एटॉमिक हाइड्रोजन आती है। ये जो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं वो हाइड्रोजन कितने टाइप की है देखना जरा। पहली आएगी एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन जो होती है वो किस तरह की होगी, एटॉमिक हाइड्रोजन 3 तरह की आएगी। अब एटॉमिक हाइड्रोजन पहली आएगी नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरी आएगी आपके नेसेंट हाइड्रोजन के बाद सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, कौन सी आएगी, पहली सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन, दूसरा नेसेंट हाइड्रोजन, और तीसरा आएगा आपका ऑक्यूलेटेड हाइड्रोजन। पहली आएगी आपके एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं इसको। ऑक्यूलेटेड हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, जब किसी मेटल की सरफेस पर हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन होता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान सुनना, एडजॉर्प्शन। जब मेटल की सरफेस पर किसी भी गैस का एडजॉर्प्शन होता है तो उस प्रोसेस का नाम होता है ऑक्लूजन। और जो हाइड्रोजन गैस अगर एडजॉर्ब हो रही है तो उसे क्या कहा जाता है, ऑक्यूलेटेड हाइड्रोजन। क्या कहा जाएगा,
ऑक्यूलेटेड हाइड्रोजन, ऑक्यूलेटेड हाइड्रोजन या एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन। एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन, तो तीन तरह के हाइड्रोजन हो गए हमारे पास। अब जैसे सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन की बात करें तो ये तो हीट करने पर आपके बनती है। सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन की बात करें तो वो क्या होती है, हीट करने पर बनती है। वो क्या बनती है, हीट करने पर। जैसे अगर हम हीट करें H2 को 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से जब 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करने पर आपके क्या बनता है, ये एटॉमिक हाइड्रोजन, सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन। अब सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन जो बनी है इसमें क्या होता है कि अगर आप इसकी कंडीशन ना पूछे आपसे फेवरेबल कंडीशन, तो सबको पता है कि क्या होना चाहिए इसमें, बोलो। प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन पूछ रहा है, तो प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन की बात करो तो हाई टेम्परेचर चाहिएगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी टूटेगी, और लो प्रेशर चाहिएगा। तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर चाहिए होता है जब आप इस एटॉमिक हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट कर रहे होते, बताओ। बोलो, यस, सिंपल एटॉमिक। अब बात आती है दूसरी कंडीशन, समझ में आ गई, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। सेकंड आती है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन जो होती है वो रिएक्शन के दौरान बनने वाली, यानी कि जो रिएक्शन के दौरान बनती है उसे नेसेंट हाइड्रोजन कहा जाता है। रिएक्शन के दौरान बनने वाली जो हाइड्रोजन होती है उसे नेसेंट हाइड्रोजन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि अगर आपसे बोले तो हाइड्रोजन एट द मोमेंट ऑफ बर्थ, ठीक है, हाइड्रोजन एट द मोमेंट ऑफ इट्स बर्थ इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। तो डेफिनेशन आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन, बोलो हाइड्रोजन, बोलो, बोल ही नहीं पा रहे। हाइड्रोजन एट द मोमेंट ऑफ इट्स बर्थ इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन, मीन्स विच फॉर्म्स एट द इंस्टेंट टाइम, यानी कि जो उस इंस्टेंट टाइम पर बनेगी वो। अब ये जैसे कैसे बन सकती है, बाय रिएक्शन विद एसिड। जैसे जिंक है, अगर मैं जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से करा दूं तो आपके बनेगा ZnSO4 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। अगर मैं आपके बेरिलियम है उसकी रिएक्शन किससे करा दूं, NaOH से, तो आपके बन जाएगा ये Na2BeO2 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर आपके क्या करा दूं, अल्कोहल की रिएक्शन करा दूं, आप सबको पता है अल्कोहल की रिएक्शन अगर एल्कली मेटल से करा दी जाए तो ये आपका C2H5ONa प्लस H बनेगा, नेसेंट हाइड्रोजन। तो इस तरह से आप नेसेंट हाइड्रोजन को बना सकते हो। ऑक्यूलेटेड हाइड्रोजन तो मैंने अभी बताया, इसी एडजॉर्ब हाइड्रोजन को कहा जाता है। ठीक है, तो अगर यहां पर बात करें अपन, तो यहां पर बात करने पर आपके ऑक्यूलेटेड या एडजॉर्ब हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं अपन, ध्यान सुनना। तो ये जैसे मेटल है कोई, अब इस मेटल पर ये आपका जो है सरफेस पर अगर हाइड्रोजन इस तरह से एडजॉर्ब हो जाती है तो इसे कहा जाता है एक्यूलेटेड हाइड्रोजन। ऑक्यूलेटेड हाइड्रोजन मींस, पहले तो ऑक्लूजन एक प्रोसेस होता है जिसमें मेटल सरफेस पर कोई गैस एडजॉर्ब होती है। ऑक्लूजन एक प्रोसेस है जिस पर कोई मेटल सरफेस पर कोई भी गैस एडजॉर्ब होती है तो उसे ऑक्लूजन कहा जाता है, और अगर वो हाइड्रोजन हो रही है तो ऑक्यूलेटेड हाइड्रोजन कहलाती है, ठीक है। तो मेटल सरफेस पर इस तरह से गैस आ जाती है तो इसे कहा जाता है ये, क्लियर। अब आपसे पूछा जाएगा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हमेशा याद रखें, एटॉमिक हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होगी, सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन जो हमने पढ़ी थी, फिर उसके बाद नेसेंट हाइड्रोजन, और फिर उसके बाद आती है आपकी कौन सी, तीसरी वाली बताओ, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, कौन सी वाली, मॉलिक्यूलर यानी H2, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ठीक। तो सबसे पहले रिएक्टिविटी की बात करेगा तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपके सामने आ गया, एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ठीक। अब बात आती है इसकी
न्यूक्लियर स्पिन पर बेस्ड, ये एनसीईआरटी में नहीं है, आप चिंता ना करें। ये एग्जाम में आता है क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में ये सब था पहले 2003 की, तो वो एनसीईआरटी से भी कई बार एग्जामिनर उठा लेता है, इसलिए बता रहे हैं। बेस्ड ऑन न्यूक्लियर स्पिन, दो तरह की हाइड्रोजन होती है, एक ऑर्थो हाइड्रोजन और दूसरी होती है पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन और दूसरी पैरा हाइड्रोजन। तो ये होती है ऑर्थो हाइड्रोजन और दूसरी होती है पैरा हाइड्रोजन। तो ऑर्थो हाइड्रोजन क्या होती है, यहाँ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी एक्सप्लेनेशन पे कोई नहीं जाएगा प्लीज। एनसीईआरटी के बेस्ड है, एक्सप्लेनेशन पर ज़्यादा नहीं जाना क्योंकि मेंस में आएगा, स्टेटमेंट आते हैं सीधे। जैसे ऑर्थो के लिए सीधा स्टेटमेंट क्या है, ऑर्थो हाइड्रोजन वो होती है जिसमें न्यूक्लियर स्पिन सेम होता है। न्यूक्लियस के स्पिन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के स्पिन की बात नहीं कर रहे, हाइड्रोजन एटम की बात नहीं कर रहे हैं। डाउट आएगा हाइड्रोजन एटम में तो एक ही होता है, तो फिर दो कैसे, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, H2। जी हाँ दोस्तों, H2, उसमें दो H होंगे, दो न्यूक्लियस होंगे। तो अगर न्यूक्लियस सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, ठीक है, सेम तरफ स्पिन कर रहे हैं तो ऑर्थो, और अगर अपोजिट में कर रहे हैं तो पैरा कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन which have same spin of nucleus, molecular form of hydrogen which have same spin of nucleus is called, बोलो, ऑर्थो। और molecular hydrogen which have different spin of nucleus is called पैरा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप अच्छे से याद करेंगे। दोबारा से बोलें, मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन जो क्या रख रही है, जल्दी बताओ। मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन जो क्या रख रही है, सेम स्पिन ऑफ, जल्दी बोलो, सेम स्पिन ऑफ न्यूक्लियस, और वो क्या रखेगी, अपोजिट। अब चूंकि ऑर्थो के अंदर सेम स्पिन ऑफ न्यूक्लियस होगा, तो अगर सेम स्पिन ऑफ न्यूक्लियस होगा तो वो एक दूसरे को जब पास आएंगे ऐसे तो रिपल करेंगे ईच अदर। अगर सेम स्पिन होगा और रिपल करेंगे ईच अदर, तो बेस्ड ऑफ दिस रिपल्शन इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, किसकी, ऑर्थो की। तो ऑर्थो की इंटरनल एनर्जी ज्यादा होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला, जल्दी बताओ। जब वो सेम डायरेक्शन में स्पिन करेंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ऑर्थो की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होती है पैरा से। अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट सिर्फ लर्न करने हैं, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। पहला, ऑर्थो में सेम स्पिन होगा तो वो ऐसे पास आ सकते हैं, पास आएंगे तो रिपल्शन आएगा तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी। तो सवाल ये पूछेगा डायरेक्ट, ऑर्थो की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होती है कि पैरा की, तो आंसर क्या दोगे आप, ऑर्थो की इंटरनल एनर्जी। अब बात आती है स्टेबिलिटी। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी होती है, तो ध्यान से सुनना, ऑर्थो और पैरा एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होंगे। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है इनका इंटर कन्वर्ट होना। जैसे मैं कहूँ ये पी मतलब है पैरा हाइड्रोजन, ये इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है, ये टेम्परेचर शो करने के लिए है। और ये आपका क्या हो गया, OH2 का मतलब हो गया ऑर्थो हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑर्थो और पैरा की, तो डिपेंड करती है टेम्परेचर कंडीशन पे। लो टेम्परेचर अगर होगा तो पैरा स्टेबल होगा, और अगर हाई टेम्परेचर होगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर मैं यहां पर टेम्परेचर बढ़ाऊं तो आपके ऑर्थो में कन्वर्ट होगा, टेम्परेचर घटाऊं तो ऑर्थो पैरा में कन्वर्ट होगा। तो पहला सवाल हमने क्या बोला, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्थो एंड पैरा। तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्थो और पैरा टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अगर लो टेम्परेचर होगा तो पैरा ज़्यादा स्टेबल है, और हाई टेम्परेचर होगा तो ऑर्थो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम बात करें पैरा की, तो पैरा हाइड्रोजन जो है वो 100% आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ऑर्थो को आप 100% किस में ला सकते हैं, ऑर्थो को 100% पैरा में ला सकते हैं एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर हम एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर कर दें तो ये कब पॉसिबल होगा, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे ये पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप पैरा हाइड्रोजन को ऑर्थो हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेंगे तो एट हाई टेम्परेचर, तो ये 25% है, ये 75% ही बन पाएगा। यानी कि देखो ध्यान से सुनना, लो टेम्परेचर पे ये रहता, हाई टेम्परेचर पे रहता। जब लो टेम्परेचर 0 कर दिया तो ये 100% आ गया, ये 0 हो गया। लेकिन जब हाई टेम्परेचर किया तो हमें क्या लगना चाहिए कि यार हाई टेम्परेचर तो ऑर्थो भी 100% बनना चाहिए, पैरा 0 हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर करते करते ऑर्थो 75% बन जाएगी, लेकिन उसके बाद टूट जाएगा।
हाई टेम्परेचर पे टूट सकता है, तो इससे 25% कन्वर्जन ही पॉसिबल होता है, सॉरी 75% कन्वर्जन ही पॉसिबल होता है, 25% अभी भी पैरा बच जाएगा क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये टूट जाएंगे। क्लियर। अब चूंकि एक दूसरे ये ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन की जो है वो केमिकल रिएक्शन सारी की सारी सेम रहेंगी। क्या बोला जल्दी बताओ? केमिकल रिएक्शन सारी की सारी सेम रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ आपके जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा। नोट करके इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बिठा लेना। क्या बोला मैंने जल्दी बताओ? कि अगर मैं बात करूंगा किसकी, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन की, तो डिफर करते हैं ओनली इन फिजिकल प्रॉपर्टीज बट हैव सेम chemical properties, differ only in physical properties but same in chemical properties। 100% पैरा प्राप्त कर सकते हैं लेकिन 100% ऑर्थो प्राप्त नहीं कर सकते एट लो टेम्परेचर। पैरा तो प्राप्त करेंगे बट एट हाई टेम्परेचर पैरा जो होगा विल डिसोसिएट इनटू एटॉमिक हाइड्रोजन। बताया ना अभी मैंने, पैरा जो होगा वो हाई टेम्परेचर पे डिसोसिएट होने लग जाएगा इनटू इन एटॉमिक हाइड्रोजन। तो डाई हाइड्रोजन जो होती है वो अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स से रिएक्ट करती है और बाइनरी कंपाउंड बनाती है जिन्हें हाइड्राइड कहा जाता है। बाइनरी कंपाउंड मतलब दो एटम से मिलकर बना हुआ, ठीक है, दो टाइप की एटम, ठीक है, बाइनरी कंपाउंड बनाती है जिन्हें हाइड्राइड कहा जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, नोबल गैस के साथ नहीं, ठीक है, नोबल गैस के साथ नहीं बनाती है। ठीक, अगर मान लीजिए हम सिंबल माने एलिमेंट का ई और हाइड्रोजन का, तो ये EX एक हाइड्राइड बन जाएगा लाइक MgH2। और एक और आपका अगर मैं मान लीजिए E लेता हूं, M लेता हूं और H और N, तो ये बन जाएगा B2H6 टाइप का। इस तरह के आपके हाइड्राइड्स बनाती हैं। अब जब टाइप ऑफ हाइड्राइड की बात करते हैं तो टाइप ऑफ हाइड्राइड जो होते हैं वो देखो कौन कौन से होते हैं। टाइप ऑफ हाइड्राइड 3 तरह के होंगे। पहला होगा आपका सेलाइन हाइड्राइड। सेलाइन हाइड्राइड जो होता है इसे आयनिक हाइड्राइड भी कहते हैं। सेलाइन हाइड्राइड को क्या कहते हैं? आयनिक हाइड्राइड। ठीक है, या आयनिक हाइड्राइड के अलावा इसका एक नाम होता है सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। और दूसरा जो होता है वो दूसरे टाइप का होता है कोवेलेंट हाइड्राइड। क्या होता है? कोवेलेंट हाइड्राइड। या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। तो कोवेलेंट हाइड्राइड या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड की बात करें, ठीक है। तीसरा होता है आपका मेटेलिक या इंटरस्टिशियल। मेटेलिक या नॉन स्टाइक्योमेट्री। नॉन स्टाइक्योमेट्री या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो 3 टाइप के हाइड्राइड्स आपके पास होंगे कि जो हाइड्रोजन बनाएगी। ठीक है, पहला होगा आपका आयनिक हाइड्राइड, दूसरा होगा आपका कोवेलेंट हाइड्राइड, तीसरा आपका होगा मेटेलिक हाइड्राइड। अभी नाम से ही पता चल रहा है, देखो आयनिक हाइड्राइड S ब्लॉक वाले बनाएंगे, कोवेलेंट हाइड्राइड P ब्लॉक वाले बनाएंगे, और अगर हम बात करेंगे मेटेलिक हाइड्राइड तो D और F ब्लॉक वाले बनाएंगे। चलो याद करो, अगर मैं बोलूँगा आयनिक हाइड्राइड तो आयनिक हाइड्राइड कौन बनाएंगे? आयनिक हाइड्राइड सिंपल सी बात है S ब्लॉक वाले बनाएंगे, कोवेलेंट हाइड्राइड बताएंगे P ब्लॉक वाले बनाएंगे, और मेटेलिक हाइड्राइड जो वो कौन से बनाएंगे? D और F ब्लॉक वाले। ठीक, अब बात आती है यहाँ पर सबसे पहले आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड की। तो दीज आर स्टाइक्योमेट्रिक हाइड्राइड। पहला पॉइंट ये होता है दीज आर स्टाइक्योमेट्रिक हाइड्राइड, यानी कि जो आयनिक हाइड्राइड होते हैं वो स्टाइक्योमेट्रिक होते हैं, मतलब एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर बनते हैं। मतलब यानी कि जो आपका मेटल होगा और हाइड्रोजन होगा उनका रेशियो फिक्स होगा, जैसे NaH, ठीक है, MgF2। तो पहला सवाल आपको याद कर लिया कि आयनिक हाइड्राइड स्टाइक्योमेट्रिक हाइड्राइड होते हैं। दूसरा S ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं, फिक्स हो गया माइंड में। S ब्लॉक एलिमेंट आपके बनाएंगे, लेकिन बस इसमें BeH2 और MgH2 जो है वो कोवेलेंट हाइड्राइड होते हैं।
ठीक है, क्योंकि इनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से कोवेलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक, तो फिर से बोल रहे हैं कि क्या बनाते हैं ये आयनिक हाइड्राइड कैसे होते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक होते हैं। दूसरा एस ब्लॉक वाले बनाते हैं, एस ब्लॉक वाले बनाते हैं इनको छोड़ के, ये कोवेलेंट होते हैं। क्लियर हो गया 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये जो होते हैं वो आयनिक होते हैं, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इन हाइड्राइड्स का। अगली बात, हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के साथ साथ ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। ये कैसे होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन वोलेटाइल। जी हाँ दोस्तों, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, नॉन वोलेटाइल होंगे और नॉन कंडक्टिंग होंगे इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये कंडक्टिविटी शो नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये देखो न्यूट्रल होते हैं। कैटायन और एनायन मिला दे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं होगा, इसलिए सॉलिड स्टेट में ये नॉन कंडक्टर होते हैं। तो दोबारा से बोल रहा हूँ इनकी प्रॉपर्टी, पहला एक तो ये नॉन कंडक्टर होंगे इन सॉलिड स्टेट, नॉन वोलेटाइल होंगे और क्रिस्टलाइन होंगे। ठीक है, लेकिन हाउएवर अगर हम मोल्टन स्टेट की बात करेंगे तो मोल्टन स्टेट में ये कंडक्टिविटी शो करेंगे, क्योंकि इनके अंदर कैटायन और एनायन आ जाएंगे मोल्टन स्टेट में। क्लियर सबको यहाँ तक। अब आगे की बात आती है, तो अगर हम बात करें जैसे H-, अगर हम मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो H- से H2 बाहर निकल जाएगी, और H2 बाहर निकलने में ये आपको एक एविडेंस मिल रहा है कि इसके अंदर हाइड्राइड आयन था। अगर आप मोल्टन फॉर्म लेंगे, आपने पढ़ा है यार, मोल्टन फॉर्म लेते ही आपके क्या बनेगा, Na+ और H- और H- जाकर H2 पे एनोड पर जाकर के H2 बना देगा। ये कहाँ बना रही है रिएक्शन, एट एनोड। तो एट एनोड आपके कौन सा बन जाएगा, ये H2 गैस। तो H2 गैस बन गया, इसका मतलब क्या निकला कि ये H- था उसके अंदर। तो H- था, ये आपको क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में बात को। तो ये सिंपल सी बात आई कि भाई इसके अंदर आपके ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इन मोल्टन स्टेट। अब अगर हम बात करते हैं सेलाइन हाइड्राइड की, तो सेलाइन हाइड्राइड रिएक्ट वॉयलेंटली विद वाटर। यानी कि अगर आप जैसे कोई भी सेलाइन हाइड्राइड ले लो तो उसकी प्रॉपर्टी होगी जैसे NH, ये रिएक्ट करेगा वॉयलेंटली विद वाटर और आपका H2 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो सारे हाइड्राइड जो होते हैं वो वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं। LiH की बात कर रहे हैं हम, तो LiH हाउएवर नहीं रिएक्ट करता। ये क्यों नहीं रिएक्ट करेगा, कि उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो लिथियम हाइड्राइड रादर अनरिएक्टिव होता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड Cl। मतलब अगर आप LiH की बात करेंगे तो LiH जो होता है वो लेस रिएक्टिव होगा या अनरिएक्टिव होगा, किसके रिएक्शन के थ्रू, विद ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। तो अगर हम बात करेंगे इसकी, तो किसके साथ होगा, ये ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ ये लेस रिएक्टिव होगा, और इसीलिए इसका यूज अदर रिड्यूसिंग एजेंट बनाने में किया जाता है। जैसे अगर मैं LiH की बात करूं और LiH की रिएक्शन अपन Al2Cl6 से करा दें तो यह बन जाएगा AlH4 प्लस LiCl। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि LiH की रिएक्शन करा दें अपन किससे, B2H6 से, तो यहाँ बन जाएगा आपका LiBH4। तो ये आपके LiHBH4 बन जाएगा, और ये आपका जो है वो LiLH4 आपको याद है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सोडियम बोरोहाइड्रेट होता है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं। ठीक, तो ये आपके हो गए कौन से, आयनिक हाइड्राइड। आयनिक कोवेलेंट हाइड्राइड। जी हाँ दोस्तों, अब कोवेलेंट हाइड्राइड कौन बनाएगा, तो कोवेलेंट हाइड्राइड P ब्लॉक एलिमेंट वाले बनाते हैं। कोवेलेंट हाइड्राइड कौन बनाते हैं, P ब्लॉक एलिमेंट। हाइड्रोजन के जितने भी नॉन मेटल के साथ कंपाउंड होते हैं वो जनरली कंसिडर्ड एज अ हाइड्राइड। ठीक है, और चूंकि ये कोवेलेंट होंगे तो बीइंग कोवेलेंट ये वोलेटाइल होते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन कम होगा। आयनिक वाले जो होते हैं उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए नॉन वोलेटाइल होते हैं, पर ये कोवेलेंट हैं तो इनमें अट्रैक्शन कम रहेगा, तो ये वोलेटाइल होंगे। तो पहला, अगर आपसे कभी कुछ पूछे मॉलिक्यूलर हाइड्राइड क्या होते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड, तो आपको दो नाम याद होंगे, कोवेलेंट हाइड्राइड या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। ये P ब्लॉक वाले बनाते हैं। दूसरा, हाइड्रोजन का कोई भी कंपाउंड नॉन मेटल के साथ अगर है तो वो कंसिडर्ड एज अ हाइड्राइड। तीसरा, बीइंग अ कोवेलेंट दे आर वोलेटाइल। अब जो ये मॉलिक्यूलर हाइड्राइड है इन्हें क्लासिफाइड किया गया है, और क्लासिफाइड किया गया है आपके किसमें, 3 टाइप से। ठीक है, तीन टाइप में पहला आएगा आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, दूसरा आएगा आपका इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज,
तीसरा आएगा आपका इलेक्ट्रॉन रिच। क्या आएगा तीसरा? इलेक्ट्रॉन रिच। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर कि ये और ये 3 टाइप के होते हैं, तो ये 3 टाइप के कैसे कैसे होते हैं, उसमें पहला हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड वो हाइड्राइड होगा जिसके अंदर लुईस स्ट्रक्चर बनाते समय 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यानी वो कन्वेंशन शो नहीं करेगा लुईस स्ट्रक्चर का, यानी उनके लुईस स्ट्रक्चर नहीं बनाई जा सकती, यानी कि ये हाइपोवेलेंट होंगे, यानी कि ये लुईस एसिड होंगे, यानी कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। और ऐसे हाइड्राइड होते हैं, एग्जांपल हमने पढ़ा था B2H6। तो B2H6 टाइप का जो हाइड्राइड होगा वो कोवेलेंट हाइड्राइड होगा, लुईस एसिड होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड बना सकते हैं, तो 13th ग्रुप के जितने भी हाइड्राइड्स होंगे, ठीक है, 13th ग्रुप आप समझते हैं ना, बोरोन फैमिली वाला ही, उसके सारे हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज आता है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बहुत सिंपल होता है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब ये होगा कि जिसमें लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, यानी कि जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट रखते हैं, जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे कौन से वाले ग्रुप के बनाएंगे? तो 14th ग्रुप के ये ऐसे वाले बनाएंगे, लाइक जैसे CH4। CH4 का जब आप देखेंगे तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, तो जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं वो कहलाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। अब अगले आते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच वो होते हैं जिनमें आपके लोन पेयर पाया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं या लोन पेयर की फॉर्म में रहते हैं, लोन पेयर की फॉर्म में रहते हैं और लोन पेयर डोनेट कर सकते हो, यानी कि लुईस बेस को एक तरह से हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, तो ये आपके जनरली बनाते हैं 15, 16 और 17 वाले, 15, 16 और 17 वाले। देखो आप 13 से चालू किया मेरे दोस्त, 14 प्रिसाइज और 15, 16, 17 क्या आ गया आपका? इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच कहलाएंगे। तो इस तरह से अगर आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो आराम से कर देंगे। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन रिच वालों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है उस पर लोन पेयर पाया जा रहा है, तो ये एच बॉन्डिंग कर सकते हैं। एच बॉन्डिंग करने की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टियां होंगी वो अपने अपने ग्रुप में डिफरेंट आ जाएंगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि भाई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन पर लोन पेयर पाया जाता है, तो क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट कम पाया जाएगा? तो आंसर है नहीं, इनका बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि एच बॉन्डिंग कर लेंगे, लोन पेयर होने की वजह से क्या कर लेंगे? ये एच बॉन्डिंग, तो इसलिए इनका एच बॉन्डिंग पाया जाता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, ये आपके होते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। अब मॉलिक्यूलर हाइड्राइड के बाद आते हैं आपके मेटेलिक हाइड्राइड। स्टाइकियोमेट्रिक हाइड्राइड क्या कहते हैं बताओ? स्टाइकियोमेट्रिक हाइड्राइड जो होते हैं वो हमेशा डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं। जल्दी बताओ क्या बोला मैंने? डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट बनाएंगे जनरली। डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट में भी मेनली आप देखोगे तो 17, 18 मतलब 7, 8, 9 7, 8, 9 वाले जो है वो ग्रुप के हाइड्राइड नहीं बनाते, और 6th ग्रुप में भी ओनली क्रोमियम हाइड्राइड ही आपका हाइड्राइड बनाता है। ठीक, अनलाइक सेलाइन हाइड्राइड, यानी सेलाइन हाइड्राइड की तरह अगर हम बात करें तो ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होते हैं। सेलाइन हाइड्राइड सारे के सारे क्या होते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक, और ये सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो वो होते हैं स्टाइकियोमेट्रिक, ये होते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होने का मतलब है कि ये आपके लॉ ऑफ कंपोजिशन जिसे कहते हैं अपन, उसको ये फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि कंपोजिशन सेम नहीं होगा। जैसे NH की बात करूंगा तो Na में एक होगा और फिर उसके बाद H होगा, तो एक आपका Na हो गया, एक H हो गया, तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि यार यहाँ आपका फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका जैसे LaH लिया आपने, अब LaH में ये आपका 2.87 आया, फिक्स नहीं आया। YBH आया ये तो 2.55 आया, तो ये फिक्स नहीं आया। समझ रहे बात को आप? तो ये स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड है कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड है? तो ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, अब एक खास बात जो होती है इसके अंदर होती है कि सच हाइड्राइड क्या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन डज नॉट होल्ड गुड। क्या बोला मैंने? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन डज नॉट होल्ड गुड। कांस्टेंट कंपोजिशन नहीं है, वेरिएबल है। जैसे यहाँ वेरिएबल हो गया, यहाँ वेरिएबल हो गया,
समझ बात को, यहाँ वेरिएबल यहाँ वेरिएबल, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन डज नॉट होल्ड गुड। ऐसे और भी एग्जांपल आते हैं, जैसे इट्रियम के बाद हम देख सकते हैं, इट्रियम के बाद आएगा टाइटेनियम। अगर टाइटेनियम की बात करें तो इसका पाया जाता है 1.6 से लेकर के 1.5 से लेकर 1.8। ये याद नहीं करने में, फिर से बोल रहा हूं, ये याद नहीं करनी, तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। देखो 2.87 हो गया, 2.55 हो गया, TiH आ गया 1.5 से 1.8। अगर मैं यहाँ पर बात करूं टाइटेनियम की, तो टाइटेनियम में भी देखो आप वेरिएबल नहीं, इसका मतलब ये डज नॉट होल्ड, बोलो कांस्टेंट कंपोजिशन डज नॉट होल्ड गुड, तो कांस्टेंट कंपोजिशन इसके अंदर भी नहीं पाया जा रहा। ऐसे अगर हम बात करें ZR की, ZR के अंदर बात करते हैं आपके, देखो क्या आता है 1.3 से लेकर 1.75 तक आ जाएगा। तो जिरकोनियम में भी आप देखो 1.3 से 1.7 है, तो होल्ड नहीं कर रहा। इसी तरह से NiH की बात कर लो, NiH में 0.6 से लेकर 0.7 तक पाया जाता है। पैलेडियम की बात कर लो, 0.6 से लेकर के 0.8 तक पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी डज नॉट होल्ड गुड कंपोजिशन। अगर मैं वेनेडियम की बात कर लूँ तो VH आपका 0.56 पाया जाएगा। तो ये सारे के सारे आपके लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को होल्ड नहीं कर रहे होते, ये याद नहीं करने। फिर से बोल रहा हूँ, आपको जो याद करना है इंपॉर्टेंट वो सुन लो। पहला D और F ब्लॉक बनाते हैं, D ब्लॉक में भी 7 8 9 नहीं बनाते, 6th ग्रुप में भी ओनली ग्रुपियम बनाता है। क्लियर। अब बात आती है इसकी कि ये जो हाइड्राइड्स होते थे, मतलब अर्लियर हम ये मानते थे कि अर्लियर में ये जो है हाइड्रोजन इन मेटल की हाइड्राइड्स के अंदर पाया जाता था, मेटल की वॉइड्स के अंदर पाया जाता था, वॉइड्स के अंदर पाया जाता था, इसलिए इन्हें अर्लियर जो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कहा जाता था। लेकिन अब नाउअडेज निकल, सीरियम और एक्टिनम की बात करें, निकल, सीरियम और एक्टिनम की अगर हम बात करते हैं, जैसे निकल, पैलेडियम, सीरियम और एक्टिनम की बात करें, तो इनको छोड़ के बाकी सब के अंदर अब, ठीक है, पहले की तरह नहीं पाया जाता। अब बात करते हैं अपन क्या कि ये जो है हाइड्रोजन गैस कोई ट्रांजिशन मेटल्स अपने ऊपर अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर ये अपने ऊपर अच्छे से अपने पर अच्छे से अगर एब्जॉर्ब कर लेंगी ये, तो एब्जॉर्ब करने से ये सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोला मैंने, ये सोर्स ऑफ हाइड्रोजन की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी गुड एब्जॉर्ब कर रही है ये। और ये एब्जॉर्प्शन भी आपके जो है वो हमारे कई तरह से काम आता है, ये एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट कहलाती है। जैसे निकल का हाइड्रोजिनेशन हम पढ़ते थे, याद करो किसके अंदर, ऑर्गेनिक में, तो उसमें निकल और पैलेडियम लेते थे जिस पर हाइड्रोजन जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती थी, तो वहां पर भी इनका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। तो ये हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। 90, अगर मैं पैलेडियम और प्लेटिनम की बात करूं तो पैलेडियम और प्लेटिनम तो बहुत ज्यादा क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं और सोर्स ऑफ हाइड्रोजन की तरह यूज की जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये आपका हो गया मेटेलिक हाइड्राइड या नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हाइड्राइड, ठीक है, या आप बोल सकते हैं इसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। 3 नाम है इनके, मेटेलिक हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हाइड्राइड, ठीक है। तो पहले ये माना जाता था कि हाइड्राइड वॉइड्स के अंदर मिलते हैं, लेकिन बाद में माना गया कि नहीं, ऐसा नहीं होता, जिसके अंदर हमने क्या बोला है कि रिसेंटली स्टडीज हैव शोन दैट कि निकल, पैलेडियम, सीरियम और हाइड्राइड ऑफ दिस क्लास हैव डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट। अच्छा, मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो ये जो ट्रांजिशन वाले होते हैं ना, ये हीट और जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, उन दोनों को अच्छे से कंडक्ट करते हैं, दे आर गुड कंडक्टर, परंतु अपने पेरेंट मेटल से कम कंडक्टिविटी शो करते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर से बोल रहा हूं कि ये जो हाइड्राइड्स बने हैं ये अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, बट अपने पेरेंट मेटल से कम, पेरेंट मेटल से कम। क्लियर। अब एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि PH5 डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जाम वाई, तो उसका रीजन मैंने आपको बॉन्डिंग में भी बताया था, 3s2 3p3 होता है, फिर 3d पाया जाता है, तो 3s2 3p3 आएगा, फिर 3d पाया जाएगा, तो 3s2 3p3 फिर 3d आएगा, तो ये 3p3 में 3 इलेक्ट्रॉन है, हमें यहाँ पर कितने बनाने हैं, 5। तो इसका मतलब आप ध्यान से देखें अगर, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइड करके ले जाना पड़ेगा, कहाँ, डी में। डी में अगर ले जाना पड़ेगा तो आप देखो ये न्यूक्लियस है फास्फोरस का, ये 3s, ये 3p और ये 3d,
3s की बात करें 0.25, इसकी बात करें 0.55, इसकी बात करें 2.4 एंगस्ट्रॉम। ऐसा नहीं लगता कि 3s से इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर के 3D में जाएगा, और अगर 3s से इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर के 3D में जाएगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए ये pH5 नहीं बन पाता। दूसरा एक और रीजन है कि जो H2 है उसका अगर मैं देखूं तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन बहुत हाई होता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हाई होता है। तो ये दो रीजन हाई होने की वजह से वो आसानी से H नहीं बनेगा। H बनने के लिए आपको हीट ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा देना पड़ेगा और फिर H माइनस बनाओगे तब वो फास्फोरस के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये दोनों हाई होने की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता है pH5, क्योंकि इतने सारे 5 बनाने पड़ेंगे आपको टोटल, तो बहुत सारी एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं pH5 डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपका हाइड्राइड समाप्त हुआ।